हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन जहां आज हम लोग डीसी रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। डीसी रिस्पॉन्स को ही हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ही बोलते हैं। एसएससी जेई में इससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपने मेरे लास्ट टाइम के वीडियोस को देखा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता क्या है। जैसा कि ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो हमारा क्या है, व्हेन अ सर्किट इज टर्न ऑन या ऑफ, वोल्टेज एंड करंट टेक्स टाइम टू स्टेबलाइज टू दियर फाइनल वैल्यू आफ्टर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम सर्किट को टर्न ऑन या ऑफ करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज और करंट होता है एक टाइम लेता है उसको स्टेबलाइज होने में। उसी ड्यूरेशन को, उसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट बोलते हैं। ओके, अब क्या है, ट्रांजिएंट जो होता है दो टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट होता है और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांजिएंट होता है। सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट आता क्यों है, चेंज इन वोल्टेज एंड करंट ड्यू टू डिस्टर्बेंस। लेकिन हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांजिएंट क्यों आता है, हमारा जो जनरेटर होता है उसके कारण हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांजिएंट आता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक होता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही कम होता है। ओके, जैसा कि अब यहाँ है, क्या है, ट्रांजिएंट आर present in the circuit when the circuit is subjected to any change either by changing the source magnitude or any circuit element like storage element, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिएंट क्या क्या से हो सकता है, हमारा जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है उसको चेंज करने से भी ट्रांजिएंट होगा और हमारा जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उसके चेंज से भी होगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्टोरिंग एलिमेंट है, वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक, अब ट्रांजिएंट क्या है, जैसा कि आप फिगर में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजिएंट भी वर्ड मेंशन किया हुआ है, स्टडी स्टेट भी वर्ड मेंशन किया हुआ है। तो हमारा ये जो ऐसे ऐसे करके जो ये पार्ट है यही हमारा क्या है, ट्रांजिएंट पीरियड है। ठीक है, और ये एक पॉइंट पे आके ये ऐसे कांस्टेंट हो गया, स्टेबलाइज हो गया, ये हमारा फिर क्या हो रहा है, स्टडी स्टेट हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि टोटल रिस्पॉन्स अभी हमने देखा, टोटल रिस्पॉन्स क्या था, ट्रांजिएंट प्लस स्टडी स्टेट था। ठीक है, तो ट्रांजिएंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब उसमें कोई भी सोर्स ना हो, विदाउट सोर्स, उसी को हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं और उसी को हम लोग ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब कंट्रोल की बात करते हो तो वहाँ ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स आ जाता है, जब हम सर्किट की बात करते हैं तो ट्रांजिएंट आ जाता है। ठीक है, अब जो स्टडी स्टेट वाला पार्ट था उसको हम लोग फोर्स्ड वैल्यू बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग सोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स वैल्यू मतलब हम लोग सोर्स को इंक्लूड कर रहे हैं और उसी को हम लोग जीरो स्टेट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे CF और PI। CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI क्या होता है, पर्टिकुलर फंक्शन। तो हमारा जो CF होता है वो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है और हमारा जो PI होता है वो हमारा फोर्स रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो स्विच है, ये कैसा स्विच है, ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है। अब एक सेकेंड स्विच है ये, इसका मतलब क्या है, स्विच ओपन है। जब हमारा ऐसा वाला रहेगा तो क्लोज, जब हमारा ऐसा रहेगा तो ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है t माइनस इनफाइनाइट, t इक्वल टू 0 माइनस, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है, तो t इक्वल टू 0 माइनस मतलब जस्ट बिफोर द स्विच ऑपरेशन। इट मीन्स कि स्विच जब ऑपरेट कर होगा उसके जस्ट पहले का टाइम। t इक्वल टू 0 पर मतलब जब स्विच एकदम इंस्टेंट, जब स्टार्ट हो रहा हो ऑपरेशन, एग्जिट इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑपरेशन। t इक्वल टू 0 प्लस मतलब जस्ट ऑपरेशन के बाद का टाइम। ओके, और t इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब स्टडी स्टेट पोजीशन आफ्टर द स्विच ऑपरेट। ठीक है, जब हमारा स्विच ऑपरेट हो जाएगा, जब उसके स्टडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, वो t इनफाइनाइट का पीरियड है। ओके,
अब क्या है कि कांस्टेंट इंडक्टर और कांस्टेंट कैपेसिटर। तो कांस्टेंट इंडक्टर में हम वोल्टेज जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे V क्या, वोल्टेज बिटवीन इंडक्टर एंड इंडक्टर, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट। L क्या है, इंडक्टर जिसका यूनिट होता है हेनरी, और डी आई बाई डी टी क्या है, डी आई है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट फ्लो इन एम्पियर, और डी टी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इन सेकेंड। वैसे ही हमारा कांस्टेंट कैपेसिटर में हम लोग करंट निकालते हैं, तो इसमें करंट का क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। आई हमारा कैपेसिटर का करंट है, सी हमारा कैपेसिटर है, डी वी हमारा रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज है, और डी टी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इन सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है। तो इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि इसमें एनर्जी, हमारा इंडक्टर क्या है, एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो वो जब एनर्जी जो स्टोर करता है वो मैक्सिमम होता है, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं इंडक्टर में एनर्जी क्या होता है, हाफ एल आई का स्क्वायर। ठीक है, क्या यही है, हाफ एल आई एल का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, आई एल क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जब आई एल मेरा मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा वी एल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब कांस्टेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जीरो। अगर सपोज आई एल हमारा 2 है, इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा ना, तो हमारा वी एल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा इंडक्टर, जब भी हम बोलेंगे कि स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या कैसा वर्क करेगा, तो इंडक्टर हमारा स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम याद रखना इस पॉइंट को कि स्टडी स्टेट में हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, और इंडक्टर हमारा क्या है, डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन करेंट। ठीक है, इसी कांस्टेंट वैल्यू के कारण हमारा क्या होता है, इसमें सडन चेंज नहीं होता है। और यही इंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो ट्रांजिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आई एल जीरो माइनस इक्वल टू आई एल जीरो इक्वल टू आई एल जीरो प्लस। मीन्स जब स्विच ऑपरेट करेगा तो उसके जस्ट पहले का करंट का वैल्यू, और जब स्विच ऑपरेट कर लिया जस्ट उसके बाद का वैल्यू क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम कैपेसिटर के बिहेवियर का देखेंगे कि कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है। तो अब कैपेसिटर में क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होता है। कैपेसिटर भी हमारा एनर्जी स्टोर करता है, और वो भी ठीक है। तो इसमें कैपेसिटर में हमारा एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटर में हमारा एनर्जी तो हाफ सी वी सी का स्क्वायर। अब कैपेसिटर में वोल्टेज हमारा क्या होता है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ठीक, तो इस केस में जब हमारा वी सी को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस कारण से यहाँ करंट जीरो आ जाएगा। करंट जीरो होने का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर स्टडी स्टेट में कैसा वर्क करता है, ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखना कि इंडक्टर स्टडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और कैपेसिटर स्टडी स्टेट में हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करता है। जैसे ही इंडक्टर में क्या था, डज नॉट अलाउ दिस सडन चेंज इन करेंट, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। क्यों, वही मैक्सिमम और कांस्टेंट वैल्यू होता है इस कारण से। तो उसमें प्रॉपर्टीज था आई एल जीरो माइनस इक्वल टू आई एल जीरो इक्वल टू आई एल जीरो प्लस। इसमें वोल्टेज का हो जाएगा वी सी जीरो माइनस इक्वल टू वी सी जीरो इक्वल टू वी सी जीरो प्लस। ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी हम ट्रांजिएंट स्टार्ट करते हैं तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, इंडक्टर और कैपेसिटर की। ओके, अब है कि फर्स्ट ऑर्डर एक सर्किट होता क्या है। तो हमारा जो आरएल और आरसी सर्किट होता है वही हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होता है। ठीक है, उसमें जो हमारा वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन आता है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा आरएल का सर्किट है और ये हमारा आरसी का सर्किट है। डीसी वोल्टेज दिया हुआ है दोनों में। ठीक, अब कितने तरह के हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट देख सकते हैं, वो तो आरएल और आरसी का था। तो यहाँ टोटल 6 है। ठीक, पहला क्या है, आर और एल क्या है, पैरेलल कनेक्ट है, और आर और सी पैरेलल कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं दिया हुआ है, ये फ्री सोर्स है। अब ये क्या है, आर और एल है, इसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ है। अब इसी में जब हम इसको नॉर्टन से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ करंट आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा और एल इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ही सर्किट है। फिर हम बात करेंगे आरसी सर्किट की। तो ये हमारा आर है, ये सी है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है डीसी। अब जब इसमें भी हम लोग नॉर्टन
इक्विवेलेंट बनाएंगे, जब इसमें हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये करंट हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, तीनों एक पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये 6 सर्किट याद रखना, ये 6 सर्किट हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ही होता है। अब एग्जाम में कोई सर्किट बना के दे देगा और पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट इनमें से कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 6 सर्किट हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, एन इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस कॉल्ड आरएल नेचुरल रिस्पॉन्स। हाँ, इसमें कोई भी सोर्स नहीं है ना दोनों में, इसीलिए दोनों क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। अभी क्या है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है आरएल का और ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है आरएल का। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है आरसी का और ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है आरसी का। ठीक है, दोनों में हमारा डीसी है। डीसी मतलब, डीसी को हम लोग जनरली स्टेप रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ओके, अब फर्स्ट है हमारा सोर्स फ्री आरएल सर्किट। सोर्स फ्री आरएल सर्किट मतलब कि कोई भी सोर्स उसमें नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने ये वाला सर्किट जो बताया था ना, जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स था, उसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स फ्री आरएल सर्किट। इसमें देखो कोई सोर्स नहीं है, तो इस वाले डायग्राम में भी कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एल और आर कनेक्ट है। ठीक है, अब इस सर्किट में केवीएल लगाओ। केवीएल लगाओगे तो ये हमारा वीएल है, ये हमारा वीआर है, तो केवीएल से आ जाएगा वीएल प्लस वीआर इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं, अभी बताई थी इंडक्टर, कांस्टेंट इंडक्टर में बताई थी, वीएल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ लिख लिया एल डी आई बाई डी टी, और वीआर क्या हो जाएगा, आई आर ओम्स लॉ से इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को इस तरह हमने रीअरेंज किया। ठीक, तो जब इसको, इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करोगे तो हमारा आ जाएगा आई टी इक्वल टू आई नोट ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल। ओके, तो जब भी सोर्स फ्री सर्किट रहे तो उसमें करंट, इंडक्टर का करंट का वैल्यू हमेशा याद रखना, आई टी इक्वल टू आई नोट ई पे पावर माइनस टी आर बाई एल। ओके, ये हमारा, इसको हम लोग जनरली डिस्चार्जिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। डिस्चार्जिंग क्यों, जब सोर्स ही कनेक्ट नहीं है तो वो इंडक्टर जितना स्टोर करके पहले से रखा होगा वो उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज करेगा। ओके, अब हम लोग इस, और इसमें जो एल बाई आर है वो हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है आरएल सर्किट का। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि हमारा आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो एल बाई आर। वैसे ही अब आरएल देखिए, अब आरसी देखते हैं। तो अब आरसी में, ये हमारा आरसी का सर्किट है, वहाँ पे केवीएल लगाएं, अब यहाँ पे केसीएल लगाएंगे। ठीक है, आरएल में जनरली हम लोग केवीएल की बात करते हैं और आरसी में हम लोग केसीएल की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर में हम आईसी डीवी बाई डी टी होता है, फर्स्ट ऑर्डर के टर्म में कैपेसिटर का इक्वेशन ऐसे होता है। ठीक, तो अब ये हमने नोट, ये हम सब इसको हमने नोट कंसीडर कर लिया। तो केवीएल के थ्रू आई आर इक्वल टू आई सी हो गया, ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, दोनों हमारा आउटगोइंग करंट है, इसलिए दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आई आर क्या हो जाएगा, वी बाई आर ओम्स लॉ से, और आई सी हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी। अभी जस्ट कांस्टेंट कैपेसिटर में बताई थी मैं, आई सी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है। यही देखो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, और सोर्स फ्री आरसी सर्किट में हमारा टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, आरएल में एल वाई आर और आरसी में आरसी। ओके, अब विथ सोर्स आरएल सर्किट देखेगा, ये रहा हमारा सर्किट। अब इसमें क्या है, सोर्स है, t इक्वल टू 0 पे हमारा स्विच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज स्विच क्लोज नहीं हो, पहले देखते हैं कि स्विच क्लोज नहीं है, तो हमारा t इक्वल 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच हमारा क्या है, ओपन है। तो जब हमारा स्विच ओपन है, जब ये स्विच कनेक्ट ही नहीं रहेगा तो ये ओपन सर्किट है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, करंट हमारा क्या होगा, 0। वही चीज़ लिखा हुआ है कि आई 0 माइनस क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और अभी मैं इंडक्टर की प्रॉपर्टीज बताई कि आई 0 माइनस इक्वल टू आई 0 इक्वल टू आई 0 प्लस। जब आई 0 माइनस 0 आया तो सारा तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब t इक्वल टू 0 पे तो स्विच क्लोज हुआ। ठीक, अब हम बात करें कि t इक्वल ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या आएगा, तो अब क्या आता है, सर्किट अब कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट अब ऐसा रहेगा। तब इसमें केवीएल लगाओ, तो केवीएल लगाओगे तुम तो तुम्हारा यही इक्वेशन आएगा, v इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब इस इक्वेशन को अरेंज करो। ठीक,
अब क्या है, हमको करंट निकालना। तो अभी मैं बताया कि कोई भी टोटल रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांजिएंट प्लस स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है, या फिर CF प्लस PI भी बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम CF निकालते हैं। तो ऐसा इक्वेशन का CF निकालने के लिए हमको मैथ में आता है क्या होता है। ठीक, तो पहले इतने पार्ट को लेकर के हमने इक्वल टू 0 किया और इसको इंटीग्रेट करके हमने ये वैल्यू CF का निकाल लिया, जो कि हमारा है A इंटू E पे पावर माइनस RT बाई L। ठीक, अब हम लोग PI निकाल रहे हैं। तो PI निकालने के लिए PI हमारा क्या होता है, स्टडी स्टेट वैल्यू होता है। तो PI हमारा क्या, स्टडी स्टेट में, अभी मैं बोली कि स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या होता है हमारा, शॉर्ट सर्किट। तो जब ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट यहाँ से कितना आएगा, करंट हमारा V/R ही आएगा। तो वही चीज़ है कि PI में हमारा स्टडी स्टेट करंट क्या हो गया, V/R। ठीक, अब इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट कर दिए हैं। ठीक, अब t इक्वल टू 0 पुट किए तो t इक्वल टू 0 पे हमारा I0 का वैल्यू निकलेगा। तो I0 हमको पता है कि 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा A का वैल्यू निकल गया माइनस V/R। तो इक्वेशन में सारा पुट कर दिए तो ये हमारा IT आ गया। IT क्या हो गया, V/R इंटू 1 माइनस E पे पावर माइनस RT/L। एक तो ऐसे निकाले, एक ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। IT इक्वल टू I इन्फानाइट प्लस I0 प्लस माइनस I इन्फानाइट E पे पावर माइनस RT/L। ठीक, अभी मैं देखिए कि I0 प्लस पे करंट क्या हो गया, 0। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। अब हम I इन्फानाइट निकालेंगे तो t इक्वल टू इन्फानाइट पे इंडक्टर क्या हो रहा था, शॉर्ट सर्किट। तो वहाँ से इंडक्टर करंट क्या आ जाएगा, V/R। क्या था, एक वोल्टेज सोर्स था, एक R था, और ये हमारा इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा, V/R ही आएगा। अब ये दोनों वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करो तो तुम्हारा IT आ गया, V/R इंटू 1 माइनस E पे पावर माइनस RT/L। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारा ट्रांजेंट इसी फॉर्मूले पे सारा वैल्यू निकलेगा। ठीक, अब ये रहा इसका रिस्पॉन्स, करंट और t का बीच का हम लोग रिस्पॉन्स बना लिए। अब सपोज ये है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। ये इसलिए यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब t इक्वल टू इन्फानाइट पुट करो तो ये कितना होता है, E पे पावर माइनस इन्फानाइट हमारा 0 होता है। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। तो IT क्या बचा, V/R। तो इन्फानाइट पर इसका वैल्यू क्या है, V/R। तो ये हमारा इतना दूर हमारा ट्रांजिएंट वाला रिस्पॉन्स है और ये हमारा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है। ओके, और इसी को हम लोग चार्जिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये चार्जिंग का ग्राफ है। डिस्चार्जिंग का ग्राफ हमारा ऐसे होता है। तो ट्रांजिएंट में जब भी हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही आता है, या तो चार्जिंग आता है या फिर डिस्चार्जिंग का आता है। ओके, तो अभी इस वाले पीपीटी में मैंने RL को बताया विथ सोर्स RL। नेक्स्ट वाला जो पीपीटी रहेगा उसमें मैं विथ सोर्स RC एक्सप्लेन करूँगी। अब टाइम कांस्टेंट होता क्या है, तो टाइम कांस्टेंट क्या है कि जब भी हमारा जो सिस्टम है उसको 100% स्टेबलाइज करना रहता है। लेकिन जब सपोज ये हमारा अभी चार्जिंग का ग्राफ था, 100% ये रहा जब यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन 100% से पहले जब ये यहाँ पे पहुँचे, मतलब ये वैल्यू हमारा है 63.2, जब इस वैल्यू पे पहुंच जाए तो उसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग के केस में 63.2। जब हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो डिस्चार्जिंग हमारा ये रहा, तो 100 हमारा यहाँ पहुंचने वाला है, तो डिस्चार्जिंग में हम लोग 36.8% लेते हैं। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट याद रखना कि जब टाइम 63.2 चार्जिंग के केस में और डिस्चार्जिंग के केस में 36.8। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। RL में अभी बताइए L/R, और RC में RC ही होता है। ये 2018 में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है कि RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a constant voltage of 60 volt is applied at t equal to 0 across a series RL circuit as shown in figure. Determine the current in ampere in the circuit at t equal to 0 plus. Option A 4
B 3, C 0 और D 2। ये SSC जी 2018 का क्वेश्चन है और ये हमारा सर्किट डायग्राम है RL का। इसी वोल्टेज का वैल्यू है 60 वोल्ट। ठीक, करंट कब का निकालने बोल रहा है? एट t = 0 प्लस पे करंट बोल रहा है। ठीक, t = 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि पहले स्विच क्या है? ओपन है। तो t = 0 माइनस पे स्विच हमारा ओपन है, तो IL 0 माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 एम्पेयर। ठीक है, और अभी मैं इंडक्टर की प्रॉपर्टीज बताई हूँ, IL 0 माइनस इक्वल टू IL 0 प्लस इक्वल टू IL 0। तो वहाँ से IL 0 प्लस का वैल्यू क्या हो गया? 0 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? C। देखा, ऐसे इजी क्वेश्चन SSC JEE में आता है। Question number 2. What will be the time taken by the inductor reach the maximum steady state value in series RL circuit when the value of L is 0.8 Henry and the value of R is 10 ohm? Option A 0.2, option B 0.6, option C 0.4, option D 0.8। ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक, अभी क्या मैं बताई कि हमारा जब भी हम, जैसे कि ये हमारा चार्जिंग का ग्राफ है और ये हमारा स्टडी स्टेट वैल्यू है, तो इतना दूर तक पहुंचने में स्टडी स्टेट या फुल चार्ज, इसी स्टडी स्टेट वैल्यू को किसी किसी क्वेश्चन में फुल्ली चार्ज भी मेंशन दिया रहेगा, तो इतने दूर के टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं 5 टाउ से। ओके, तो टोटल टाइम टेकन बाय द RL सर्किट टू रीच अ स्टडी स्टेट इज 5 टाउ। ओके, तो टाउ क्या होता है RL सर्किट का? L/R। तो वैल्यू पुट करो तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा 0.4 सेकेंड। ठीक है, L का वैल्यू है 0.8, R का वैल्यू है 10, तो यहाँ से हमको आंसर क्या आ गया? ऑप्शन C 0.4। क्वेश्चन नंबर 3. Calculate the time taken by the capacitor to get the fully charged in series RC circuit when the value of C is 0.01 microfarad, millifarad and the value of R is 40 kilo ohm. Option A 1, B 2, option C 3 और ऑप्शन D 4। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। अब जैसे कि वो RL था, ये RC है, वहाँ था स्टडी स्टेट वैल्यू, यहाँ पे फुल्ली चार्ज मेंशन किया हुआ है। फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा, T = 5 टाउ। अब RC सर्किट के लिए मैं बोली टाउ क्या होता है? RC। तो RC यहाँ पुट करो, अब वैल्यू पुट करो, तो R का वैल्यू है 40 किलो ओम और C का वैल्यू है 0.1 मिली सेकेंड। तो उसका किलो ओम और इसका मिली कैंसिल होकर के आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 सेकेंड, ऑप्शन B। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब क्या है? अब ट्रांजिएंट टाइम बोल रहा है। डिटरमाइन द ट्रांजिएंट टाइम ऑफ सीरीज RC सर्किट व्हेन द वैल्यू ऑफ C इज 4 माइक्रोफैराड एंड द वैल्यू ऑफ R इज 6 किलो। ठीक, तो जो हमारा ट्रांजिएंट टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट में मेजर करते हैं। जैसे ट्रांजिएंट टाइम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट अगर हम RC की बात करें तो RC ही होता है और सर्किट भी हमारा क्या है? RC ही दिया हुआ है। तो R का वैल्यू है 6 किलो ओम और C का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? 24। ऑप्शन A। ठीक है, तो याद रखना ट्रांजिएंट टाइम क्या होता है? ट्रांजिएंट टाइम को ही हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Calculate the induced EMF in volt in the inductor of a series RL circuit having inductance of 1.8 Henry and R of 90 ohm after 20 milliseconds when supplied by a 20 volt DC source. Option A 7.36, option B 10.03, option C 14.76 and option D 20। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक, अब जैसा कि क्या था, अभी मैं बोली कि जब भी हम चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग के केस में हमारा इंडक्टर का करंट क्या होता है? I = I0 1 माइनस E पे पावर माइनस T बाई टाउ। टाउ हमारा RL सर्किट में L/R हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा क्या आ जाएगा? I0 1 तो कांस्टेंट था तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E पे पावर माइनस T बाई टी, और जब T बाई टी को करोगे तो आ जाएगा 1 बाई टाउ। ठीक, फिर हमने इसको अरेंज कर लिया। अब जैसा कि I0 क्या हो जाएगा? V/R। V/R क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि क्या था? एक RL सर्किट अगर सपोज लो,
ये हमारा RL सर्किट है और ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। तो स्टडी स्टेट में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वहाँ से हमारा करंट क्या आ जाएगा, V/R ही हो जाएगा। टाउ हमारा L/R है। ये वैल्यू पुट करो इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा ये आ जाएगा di/dt V/L e⁻t इंटू R/L। अब इसमें सारा वैल्यू पुट करो। V कितना दिया हुआ है 20, L कितना दिया हुआ है 1.8, e⁻t इंटू R। T दिया हुआ है 20 मिली सेकेंड और R दिया हुआ है 90 और L दिया हुआ है 1.8। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4.8 एम्पियर बाई सेकेंड। एम्पियर बाई सेकेंड मतलब क्या, ये di/dt है, ये एम्पियर होता है और ये सेकेंड होता है। और क्या ये d/dt है ना, तो इसलिए एम्पियर बाई सेकेंड। ओके, बट हमको निकालने क्या बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF इंडक्टर का क्या होता है, L di/dt। L का वैल्यू पता है 1.8, di/dt यहाँ से कितना आ गया 4.1, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7.36, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, हमने यहाँ चार्जिंग का इक्वेशन क्यों स्टार्ट लिया, चार्जिंग का इक्वेशन इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम 20 वोल्ट DC सोर्स सप्लाई कर रहे हैं, तो अभी मैं डेरिवेशन में बताई थी करंट हमारा क्या होता है I = I0 1 माइनस e⁻t/τ। ठीक, डिफ्रेंशिएट क्यों किए, क्योंकि इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है हमारा L di/dt। हमको di/dt चाहिए, तो हमको जब I पता है तो di/dt हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू भी पता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, a square wave is fed to an RC circuit, then voltage across R is square and across C is not a square. Voltage across C is a square and across R is not a square. Voltage across both R and C are a square. Voltage across both R and C are not a square. ये 2017 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर एक RC सर्किट है, अगर उसमें हम स्क्वायर वेव दिए तो वोल्टेज हमारा इंडक्ट कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच का क्या होगा, स्क्वायर होगा या नॉट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर वेव मतलब क्या, डीसी ही तो दे रहे हैं ना, ट्रांजिएंट में डीसी बोल लो या स्टेप रिस्पॉन्स बोल लो या फिर तुम स्क्वायर बोल लो, सब सेम है। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर का वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा VCT = V0 e⁻t/RC। RC सर्किट में हमारा जब भी कैपेसिटर वोल्टेज बात करेंगे तो VC = V0 e⁻t/RC आएगा। तो VR क्या हो जाएगा IR। सर्किट बना लो ना, ये हमारा वोल्टेज सोर्स था, ये हमारा R है, ये हमारा C है, तो ये R है तो VR क्या होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, यही R I इंटू R, और IC और IR क्या होगा इक्वल होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा V0/R e⁻t/RC। अब ये R का वैल्यू VR में पुट करेंगे तो V0 e⁻t/RC आया। ओके, तो दोनों हमारा ये क्या है, दोनों हमारा एक्सपोनेंशियल है, स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। अभी मैं बोली कि जब भी हम ट्रांजिएंट में बात करते हैं हमको इतना डेरिवेशन करने की कोई नीड भी नहीं थी। क्यों, हमको पता है कि जब भी हम ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं तो वो कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज हो या फिर इंडक्टर हो या फिर रेजिस्टेंस हो, सारा का इक्वेशन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला ही फॉर्म में आता है। चार्जिंग मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही आएगा, तो यहाँ तो स्क्वायर की बात ही नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा नॉट स्क्वायर, ऑप्शन हमारा हो गया डी। ठीक है, ये जो कैसे ये डेरिवेशन वाला आ रहा है ना, ये मैं हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं डेराइव करूंगी ये इक्वेशन कैसे आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, a 10 ohm resistor, 1 Henry inductor and 1 microfarad capacitor are connected in parallel। देखो यह सर्किट डायग्राम कनेक्ट है। The combination is driven by a unit step current। Under the steady state condition, the source current flow through the। ठीक है, अब क्या बोल रहा है स्टडी स्टेट कंडीशन, तो हमको अभी बोली कि स्टडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2017 का ही क्वेश्चन है
ठीक है। तो स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है, इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर हमारा ओपन हो जाता है। ठीक, तो सर्किट में बचेगा क्या, हमारा सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही तो बचेगा। तो ऑप्शन क्या आ गया, ए। ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, तो सिर्फ हमारा आर ही तो बचा ना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए, ये ए होगा। सिर्फ हमारा क्या रहेगा सर्किट में, आर। क्वेश्चन नंबर 8, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन RLC सर्किट इज अ, ऑप्शन ए राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्टेप फंक्शन या पैराबोलिक फंक्शन। ये 2017 का क्वेश्चन है। अभी मैं बोली कि जब भी ट्रांजिएंट में बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियली आता है, या तो वो चार्जिंग होगा या डिस्चार्जिंग होगा। चार्जिंग को ही हम लोग राइजिंग बोलते हैं और डिस्चार्जिंग को हम लोग डिकेइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से तो सी और डी नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब इम्पल्स फंक्शन की बात किया हुआ है, तो इम्पल्स फंक्शन जैसे कि अभी ये इक्वेशन हम देख चुके आता है। ठीक है, तो यहाँ वी टी हमारा क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो डेल टी मैंने पुट कर दिया। ठीक है, दोनों साइड हमने लैप्लास ले लिया, तो डेल टी का इम्पल्स का लैप्लास हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब यहाँ से आई एस मेरा आ गया 1/LS प्लस R/L। ठीक है, तो जब आई एस को हम इसका टाइम रिस्पॉन्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/L E पे पावर -T/RC। तो ये हमारा क्या है, डिकेइंग का इक्वेशन है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी। ठीक, तो अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करेगा RL सर्किट में तो हमारा क्या हो जाएगा, डीके करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रांजिएंट करंट आर ड्यू टू। अब सर्किट में ट्रांजिएंट करंट आता क्या है, तो अभी हमारा जो फर्स्ट स्लाइड था उसी में बताई थी क्यों आ रहा था, चेंज इन स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी। ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, ट्रांजिएंट अकर व्हेन ड्यू टू स्विचिंग देयर इन चेंज इन एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर और कैपेसिटर। इट इज द डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट caused as a result of switching on off to the circuit। ठीक है, ट्रांजिएंट क्यों आ रहा है, हमारा ट्रांजिएंट इंडक्टर और कैपेसिटर का जो स्टोर एनर्जी है उसी के कारण से आ रहा है। ठीक है ना, सर्किट में वोल्टेज करंट या इम्पीडेंस के कारण से नहीं आ रहा, हमारा जो सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर है उसी के कारण ट्रांजिएंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन इनपुट सिग्नल विथ नॉन जीरो DC डायरेक्ट करंट, DC मतलब component is applied to a low pass RC network, then DC component of the output signal will be same as input, less than input, more than input या zero। ये भी 2017 का क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया RC, लो पास RC सर्किट हमारा यही है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि देन डीसी कंपोनेंट क्या होगा, आउटपुट सिग्नल का। ठीक है, नॉन जीरो डीसी हम लोग इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब भी मैं बहुत ही बार बता चुकी हूँ कि डीसी के केस में हमारा कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। जब ये हमारा ओपन हो गया तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।